नमस्कार। भारतीय इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी हैं जो भले ही सुर्खियों में न रही हों, पर हमारी संस्कृति पर उनकी छाप बहुत गहरी है। आज हम एक ऐसी ही राजवंश की कहानी में उतरने वाले हैं जिसका नाम है शक राजवंश। अच्छा, चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि भारत का एक सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कैलेंडर आखिर हमें मिला कहां से? किन शासकों की देन है ये? जी हां, इसका जवाब हमें सीधे शक राजवंश की दिलचस्प कहानी की ओर ले जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये शक थे कौन और कहां से आए थे ये लोग? तो देखिए, इनकी कहानी शुरू होती है मध्य एशिया के उन विशाल मैदानों से। यूनानियों के बाद ये शक योद्धाओं के कई कबीले एक नई जमीन की तलाश में भारत पहुंचे। अब एक बात समझना जरूरी है, ये कोई एक संगठित साम्राज्य लेकर नहीं आए थे, नहीं, बल्कि इनकी ताकत ना अलग अलग शाखाओं में बटी हुई थी। और भारत में आकर इन्होंने अपनी शक्ति की 5 बड़ी शाखाएं बना ली। सोचिए जरा, इनका प्रभाव कहां से कहां तक फैला। अफगानिस्तान से लेकर ऊपरी दक्कन तक, और बीच में पंजाब, मथुरा और पश्चिमी भारत जैसे कितने ही जरूरी इलाकों पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। और भारत में इस शक सत्ता की नींव किसने रखी? तो वो थे इनके पहले राजा माउस। लेकिन देखिए, इतिहास की यही तो खूबी है, ये अक्सर बड़े ही अजीब मोड़ लेता है। शकों की एक हार, जी हां, एक हार ने एक ऐसी विरासत को जन्म दे दिया जो आज भी हमारे साथ है। बात है 58 ईसा पूर्व की। यही वो साल था जब कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आया। हुआ ये कि उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को एक बहुत बड़े युद्ध में हरा दिया, और अपनी शानदार जीत के सम्मान में उन्होंने एक उपाधि धारण की, विक्रमादित्य। ये वो नाम है जो आगे चलकर शौर्य और पराक्रम का दूसरा नाम बन गया। और बस इसी जीत को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए एक नए कैलेंडर युग की शुरुआत कर दी गई, और इसी को हम आज विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। है ना कमाल की बात कि एक राजवंश की हार ने भारत को एक ऐसा कैलेंडर दिया जो आज तक जिंदा है। लेकिन रुकिए, शकों की कहानी सिर्फ इस हार और कैलेंडर तक ही खत्म नहीं होती। अरे नहीं, उनकी जो पश्चिमी शाखा थी ना, उसने एक ऐसे महान राजा को जन्म दिया जिसकी विरासत आज भी पत्थरों पर खुदी हुई है। हाँ, तो शकों की जितनी भी शाखाएं थी, उनमें से पश्चिमी भारत वाली शाखा सबसे कामयाब रही। इन्होंने लगभग 4 सदियों तक शासन किया, और इसी शाखा से निकले शक राजवंश के सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम को एक बहुत ही कुशल प्रशासक के तौर पर जाना जाता है। सोचिए, उन्होंने उस गुजरात पर राज किया जो समुद्री व्यापार से मालामाल था, और तो और काठियावाड़ की मशहूर सुदर्शन झील की मरम्मत भी करवाई। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा और टिकाऊ योगदान था ना, वो प्रशासन नहीं बल्कि संस्कृति के क्षेत्र में था। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये रहा, प्रसिद्ध गिरनार शिलालेख। ये सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा भर नहीं है, ये तो इतिहास का एक खजाना है। ये शुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला, जी हां, पहला लंबा शाही शिलालेख था जिसे खुद रुद्रदामन ने जारी करवाया था। पुराने ग्रंथ बताते हैं कि रुद्रदामन को संस्कृत से बहुत गहरा लगाव था। वो इस भाषा का बड़ा प्रेमी था, और ये सिर्फ उसकी कोई निजी पसंद की बात नहीं थी। नहीं, ये उस दौर में आ रहे एक बहुत बड़े सांस्कृतिक बदलाव का संकेत था। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा था। समझिए, रुद्रदामन से पहले जितने भी शाही शिलालेख थे, वो सब प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे, मतलब आम लोगों की बोलचाल की भाषा में। लेकिन रुद्रदामन ने क्या किया? उन्होंने संस्कृत को, जो कि विद्वानों और ग्रंथों की भाषा थी, शाही संरक्षण दिया, उसे राजकाज की भाषा बना दिया। और उनके इस एक कदम ने आने वाली सदियों के लिए भारतीय शिलालेखों की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। पर इतिहास का नियम है, हर उदय का एक अस्त भी होता है। तो सवाल यह है कि शकों के बाद सत्ता किसके हाथों में गई? तो पश्चिमोत्तर भारत में जब शक शासन का अंत हुआ तो उनकी जगह एक नई शक्ति ने ले ली। ये थे पार्थियन, जिन्हें पहलव के नाम से भी जाना जाता है। ये पार्थियन, जैसा मैंने कहा, पहलव भी कहलाते हैं, असल में ईरान से आए थे। और इनका जो सबसे मशहूर राजा हुआ, उसका नाम था गोंडोफेरनेस। तो शकों की ये पूरी कहानी हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर कैसे एक बाहरी शक्ति जो बस नई जमीन की तलाश में यहां आई थी, किसी देश की संस्कृति में इतनी गहराई तक समा सकती है। सोचिए, उनकी एक हार से हमारा एक कैलेंडर बन जाता है, और उनका एक राजा एक प्राचीन भाषा को फिर से राज दरबार का सम्मान दिला देता है।
सच में इतिहास ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानियों से भरा पड़ा है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं। सहज ही मोनती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।